जय हिंद। कैसे हो हमारे क्लास 10th के सुपरस्टार्स जेनजीज। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय झा में। आज मैं बायोलॉजी क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। पहले पार्ट में मैंने न्यूट्रिशन पूरा समझाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एक बच्चा था कोई आशुतोष, तो उसने कहा था कि सर प्लीज रेस्ट पार्ट को थोड़ा बताइए। फिर तो मैं बिल्कुल रेस्ट पार्ट के साथ यानी दूसरे वाले पार्ट के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, रेस्पिरेशन है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये जो आप लोग वीडियो देख के चुपके से निकल जाते हो ना, अच्छा नहीं है। वीडियो देखना तो नीचे कमेंट जरूर से करना, और यकीन मानो आप मुझे ये 8-10 मिनट दे दो, मैं आपको एकदम अच्छे से मस्त मक्खन मलाई की तरह ये टॉपिक बिल्कुल समझा दूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन देखो, पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया था, न्यूट्रिशन। उसमें जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली ग्लूकोज के फॉर्म में सेल में पहुंचता है। इस टॉपिक में हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे कि ग्लूकोज तक तो वो चला गया, अब वहां से एनर्जी कैसे मिलेगी। तो देखो, ये जो टॉपिक है ना रेस्पिरेशन, ये टॉपिक है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज का टूटना और हमारे को एनर्जी मिलना, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस एक्चुअली में होता कैसे है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी जो लिविंग थिंग्स होता है उसको जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के टूटने से ही मिलती है। और ये प्रोसेस शुरू होता है एक्चुअली सेल में। कहां पे शुरू होता है? सेल में। फटाफट से समझते चलना। बिल्कुल देखो, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। बेसिकली मैंने थोड़ा समझने के लिए बनाया। सेल का जो पहला वाला लेयर है, सबसे ऊपर का लेयर है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना एक जेली लाइक सब्सटेंस आपको मिलेगा, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। कम ऑन, क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अरे वो क्लास 9th का मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें मैंने सब कुछ बताया था अच्छे से। अभी तक नहीं देखा क्या उसे? अरे भाई, अच्छा कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उसका लिंक दे देता हूं, उसे एक बार देख लेना। मैंने उसमें पूरा ये सब एक्सप्लेन करा है। खैर, अभी हम लोग यहां पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले सेल के अंदर जो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूट जाता है। ग्लूकोज के टूटने के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कम ऑन, क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूट जाता है और ग्लूकोज का टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज में अगर आपको ध्यान होगा तो आप यहां देख सकते हो कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और जब ये ग्लाइकोलाइसिस में टूटता है ना तो कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स में ये डिवाइड हो जाता है। 3 मॉलिक्यूल्स का 2 में ये डिवाइड हो जाता है। उस दोनों हिस्से को कहा जाता है पाइरूवेट। कम ऑन, क्या कहा जाता है? पाइरूवेट। यानी कि सेल, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटा, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। टूट के जो C6 था वो टूट के क्या बनाया? C3, और C3, उस C3 को क्या बोलते हैं? पाइरूवेट बोलते हैं। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, ये जो रेस्पिरेशन है ना, इसको मेनली 2 टाइप्स में पढ़ा जाता है। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कम ऑन, क्या होता है? फटाफट बोलना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनएरोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस। कम ऑन, फटाफट बोलना। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, अच्छा इन दोनों के बीच में क्या होगा? सोच के बताओ। मैं थोड़ा पॉज लेता हूं, नीचे कमेंट करके बताओ। अच्छा, एक जगह ऑक्सीजन है, एक जगह ऑक्सीजन नहीं है। एक तीसरा स्टेट बनता है जहां होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो एक्चुअली में ये 2 ही टाइप का है, लेकिन हम लोग रेस्पिरेशन में 3 टाइप में पढ़ेंगे। और अभी मैंने जो पहले पाइरूवेट तक का प्रोसेस बताया ना,
ये तो बेसिक प्रोसेस है, यहां तक तो होता ही होता है। यहां तक प्रोसेस, चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक हो, पाइरूवेट तक का, यानी कि C6 ग्लूकोज का C3 और C3 में बटता ही बटता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम लोग आगे समझते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको यीस्ट कहा जाता है। यीस्ट में ना एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहां आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा ग्लूकोज, ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, तो यहां पर देखिए ग्लूकोज का C6, कार्बन का जो 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, देखिए इसमें ये टूट चुका है, जिसको कहा जाता है पाइरूवेट। अब यहां से पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर एनिमल्स, उसमें जो है यीस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यीस्ट में क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो यहां पे ये जो पाइरूवेट्स है, ये चेंज हो जाता है इथेनॉल। कम ऑन, पाइरूवेट्स, कार्बन का जो पाइरूवेट्स होता है वो किस में चेंज हो जाता है, इथेनॉल में। और ये प्रोसेस याद रखना है साइटोप्लाज्म में ही होता है। किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। और इस तरीके से जो एनर्जी रिलीज होता है ना, बहुत कम एनर्जी होता है। पता है कितना, 2 ATP। अच्छा सर ये ATP क्या आ गया, अच्छा ATP को मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए समझो कि ATP का मतलब होता है एनर्जी का स्टोर हाउस, पूरा एनर्जी इसी में स्टोर रहता है। अभी बस इतना समझ लो। तो आपको याद रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, फटाफट बताओ, यीस्ट में होता है। कहां पे होता है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस, फिर पाइरूवेट हुआ, और पाइरूवेट के बाद जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, तो इथेनॉल में। अच्छा इथेनॉल पता है ना, इथेनॉल, अरे इथाइल अल्कोहल, शराब में इसका यूज किया जाता है, C2H5OH। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी का मात्रा बहुत ही कम होता है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस में। ह्यूमन में क्या होता है, तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन होता है ना, उसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो यहां तक पाइरूवेट तक का तो प्रोसेस होता ही है, यानी कि जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में गया, वो टूट गया, टूटने के बाद जो है C3 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये जो पाइरूवेट है, ये एक्चुअली में पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां आप लोग देख सकते हैं वो कहां पे पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रिया। सर ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आ गया, अरे भाई यहां देखो, ये साइटोप्लाज्म है ना, सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला पोर्शन, इसको पूरा साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अंदर सेल के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसको एक्चुअली में कहा जाता है सेल ऑर्गेनियल्स। उसी सेल ऑर्गेनियल्स है एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लास 9th वाले वीडियो मैंने पूरा समझा रखा है, आप वहां जाके थोड़ा देख सकते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये पाइरूवेटेड जो C3 है, ये पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान से समझना, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन वेट करते रहता है। जैसे ही ये C3, वहां पर जो पाइरूवेटेड ग्लूकोज है, ये जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूमन बींग्स में ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों के पास तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां है, और ऑक्सीजन हम लोग प्लांट्स के द्वारा जो रिलीज किया जाता है, वही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। और इस तरीके से जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उसका मात्रा ज्यादा होता है। पता है कितना, 38 ATP। आप सोच के देखो, 38 ATP है ना, कहां 2 ATP, कहां 38 ATP। अच्छा आपको एक मजेदार बात बताऊं, आप लोगों ने ना क्रिकेट मैच देखा होगा, सबने देखा होगा, सब लोग फॉलो करते हैं। कभी कभी आप क्या देखोगे कि कोई प्लेयर है ना, आया बहुत देर से खेल रहा, खेलते खेलते ना बस उसके पांव में ना प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, पांव में प्रॉब्लम होने लगता है। होता क्या है कि जब एक प्लेयर क्रिकेट खेलता है, तो उसका पांव जो है वो बाकी ऑर्गन से ज्यादा वर्क करता है। ज्यादा वर्क करने के कारण जो लेग का जो सेल है, वो ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में आप जितना डिमांड करोगे उतना आपको नहीं मिलेगा। अब बोलोगे 500 रुपया चाहिए मेला देखने के लिए,
मान ली 300 मिलेगा, 400। अब ये ससुरा लेग जो है ये बहुत ऑक्सीजन वहां डिमांड करता है, उतना ऑक्सीजन नहीं रहता है। ऐसे केस में क्या होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है तो जो पायरुवेटेड है, जो पायरुवेटेड ग्लूकोज रहता है वो सीधे चेंज हो जाता है मसल्स में लैक्टिक एसिड। कमॉन, किस में चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करता है, बहुत कम एनर्जी रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं 2 ATP। तो जब ये एब्सेंस ऑफ, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर सीधे लैक्टिक एसिड में, जो पायरुवेटेड ग्लूकोज रहता है वो सीधे लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। एसिड का तो नेचर जानते ही हैं, वो थोड़ा सा जलन पैदा करता है। इसीलिए देखिएगा प्लेयर सब जो है ना, थोड़ा सा मतलब उसका जो है ना पांव में जो है ऐंठन आ जाता है। ठीक है, CBSE वाला उसी ऐंठन को पता है क्या बोलता है? कहता है आई गॉट क्रैम्प, मतलब उसको क्रैम्प आ जाता है। तो सुने होंगे खिलाड़ी को क्रैम्प आ गया तो बेचारा निंगरा निंगरा के इसे चलता है, चला जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का वहां पर क्या हो जाता है, मसल्स में कमी हो जाता है। तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन जो है ये 2 टाइप का हो गया। ठीक है, एरोबिक, एनारोबिक। और एनारोबिक याद रखना है यीस्ट में होता है, एनारोबिक यीस्ट में होता है। जो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट तक का प्रोसेस है वो तो होता ही है, सब में होता है। अब अगर यीस्ट है और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स का है, ठीक है, तो वहां से जो है अगर ऑक्सीजन, ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन होता है तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, पायरुवेटेड ग्लूकोज, और वहां पे रिएक्ट करके ये सब चीजें आपको यहां पर मिलेगा। जो ATP वाला टॉपिक है इसको मैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ यहां तक समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो एक मस्त सा कमेंट करो, और अगर अच्छा लगा हो और आपकी इच्छा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में। और बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।